हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। चलिए इनसे जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। पहला पॉइंट है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यानी मौर्य वंश की जो स्थापना किया है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। और मौर्य वंश का जो प्रथम शासक था, जिसको संस्थापक कहा जाता है, उसका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जस्टिन जो इतिहासकार थे, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्टिन ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, और जिसकी पहचान विलियम्स जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। और उसी की पहचान जो है विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखा दत्त कृत यानी विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस जैसे ग्रंथ लिखी गई, और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रिसल का यहाँ अर्थ दिया गया है निम्न कुल, यानी निम्न जाति से उत्पन्न व्यक्ति कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को, मुद्रा राक्षस के अनुसार। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, और धनानंद ने ही चाणक्य का भरी सभा में अपमान किया था। और उसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने अपने शिष्य, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य को शिष्य बनाया था, उनको धनु विद्या सिखाया। और बाद में जाकर के वही जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसने ही धनानंद को हराता है और वहाँ पर नंद वंश की जगह पर मौर्य वंश की स्थापना करता है। और एक चीज़ याद रखेंगे, चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य है, या विष्णुगुप्त भी कहिए तो विष्णुगुप्त का मतलब भी चाणक्य, कौटिल्य का मतलब भी चाणक्य। जब धनानंद को हराता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनता है, और चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बनता है। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीतिक से है। सामान्य तौर पर अर्थशास्त्र की जब बात होती है तो उनका जो संबंध होता है वो अर्थव्यवस्था से होता है। लेकिन चाणक्य के द्वारा एक ग्रंथ लिखी गई थी जो अर्थशास्त्र के नाम से विख्यात है, और इस अर्थशास्त्र में राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में कहा गया है, प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है, जो मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। 322 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म को एक तरह से राजधर्म बना रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त ने अपनी अंतिम समय कर्नाटक के सरबन-बेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य बूढ़े हो गए थे तो उस समय कह रहा है कि अपने जीवन का अंतिम समय जो था वो कर्नाटक जो राज्य है दक्षिण भारत में, और कर्नाटक में ही एक जगह है, उसका नाम है सरबन-बेलगोला। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो सरबन-बेलगोला नामक स्थानों पर बिताया था, और यहीं पर बिना अन्न और जल ग्रहण किए उनकी मृत्यु हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को उसने हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए थे। 305 ईसा पूर्व में जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जब लड़ाई होती है, तो उस लड़ाई में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। और हारने के बाद जब सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, तो हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी, जो उनकी पुत्री थी जिसका नाम कार्नेलिया था, वो कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करवा देता है। और युद्ध में जो हरजाने दिए गए थे, हरजाने के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप समझिए या हरजाना समझिए। काबुल प्रांत जो सेल्यूकस निकेटर के अधीन था, कंधार था, हेरात था, मकरान था, ये उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया जाता था। तो वैवाहिक संबंध के माध्यम से भी मौर्य शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी
गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। हम जानते हैं कि ऊपर भी हमने पढ़ा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म को पदश्रय दिया था, जैन धर्म को एक तरह से राजधर्म के रूप में उसने आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन जैन धर्म में जो दीक्षा लिया था तो इसके गुरु थे भद्रबाहु, भद्रबाहु से ही वो दीक्षा लिया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य की युद्ध होता है और सेल्यूकस निकेटर हार जाता, अपनी बेटी की शादी कर देता है। लेकिन मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और सेल्यूकस निकेटर ने उसके पास भेजा था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, भारत का भ्रमण किया, जो देखा जो सुना उसको उसने एक ग्रंथ में संकलित किया और उस ग्रंथ का नाम था इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। मेगास्थनीज कहता है अपनी पुस्तक में, जो इंडिका लिखा है उसमें वो कहता है, लिखता है कि जब सम्राट जनता के सामने आता था और वो शोभा यात्रा के रूप में, तो लोग जश्न मनाया करते थे, यानी खुशी से उल्लास मनाते थे। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था, यानी किनको, राजा को, सम्राट के बारे में कहा जा रहा है कि उनको एक सोने की पालकी में लाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। जो उनके सुरक्षा गार्ड होते थे राजा के, वो सोने और चांदी के अलंकृत जो हाथियां होती थी उन पर वो सवारी करते थे। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते थे, पैरों को लेकर के भी चलते थे ताकि राजा के ऊपर किसी प्रकार का अनहोनी घटना न घट जाए। तो सम्राट का बहुत ज़्यादा महत्व था। आगे बढ़ते हैं। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था और वो पैर को जो लेके चलते थे सुरक्षा गार्ड, सम्राट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो उस पैर पर क्या होता था कि तोता के झुंड होते थे, वो समूह में होते थे, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। कह रहा है कि वो तोता को इस प्रकार से ट्रेनिंग दिया गया था कि राजा जो होते थे उनके सिर के चारों तरफ वो क्या करते थे, चक्कर लगाते रहते थे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को चखते थे। राजा जब खाना खाता था तो उससे पहले खास प्रकार के नौकर होते थे जो राजा के खाना को चखते थे, टेस्ट लेते थे कि खाना अच्छा है या नहीं है, राजा के लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, राजा उसे पसंद करेंगे या ना करेंगे। इस प्रकार से वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। सम्राट जो होता था एक कमरे में लगातार 2 रात नहीं सोते थे। पाटलिपुत्रा के बारे में उसने कहा है इंडिका में मेगास्थनीज ने कि पाटलिपुत्रा एक विशाल प्राचीर से घिरा था। यानी पाटलिपुत्रा जो राजधानी हुआ करता था वो चारों तरफ से एक विशाल प्राचीर, सुरक्षा के घेरे से घिरा हुआ था, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। एक तरह से खंभे कहिए बुर्ज बना हुआ था, ऊंची ऊंची दीवारें थी और उसके बाद 64 गेट हुआ करते थे। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा जिस घर में रहता था और वो जो था 2 या 3 मंजिल का हुआ करते थे और लकड़ी के बने हुए थे या कच्ची ईंटों का, मान लीजिए, इनसे बने हुए थे। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया। राजा का जो महल था वो भी लकड़ी से बना हुआ था और पत्थर की उसमें नक्काशी की गई थी। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा था और जहाँ महल होता था उनके चारों तरफ पार्क हुआ करते थे, उद्यान हुआ करते थे, जहाँ पर चिड़ियाँ बसेरा करते थे, रहते थे, उनका निवास स्थान था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध होता है 305 ईस्वी पूर्व में, तो उसका वर्णन जो है कह रहा एपियानस ने किया है। और प्लूटार्क कहता है कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। प्लूटार्क जो इतिहासकार है वह कहता है कि हालांकि उस युद्ध में तो चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी और सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी, लेकिन प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, क्योंकि सेल्यूकस ने उनकी अपनी पुत्री का शादी कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य का कर दिया था। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में सरबन बेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी। ये बातें का हमने पहले भी जिक्र किया है कि कर्नाटक में जो सरबन बेलगोला है वहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। जैन धर्म को ये मानते थे और अन्न और जल ग्रहण किए बिना इसने अपना प्राण त्याग दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, सरबन बेलगोला में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का राजा बनता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अब पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित घात के नाम से जाना जाता है। अमित घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसे अमित घात के नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे बिंदुसार, जो मौर्य वंश के दूसरा शासक था। और अमित घात का अर्थ होता है शत्रु का विनाश करने वाला, दुश्मनों को नाश करने वाला, सर्वनाश करने वाला, इसलिए इसे शत्रु विनाशक कहा गया है बिंदुसार को। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कि शत्रु विनाशक के नाम से निम्नलिखित में से किन राजा को जाना जाता है, तो ऑप्शन में रहेगा, तो ध्यान रखेंगे बिंदुसार को। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय को ये मानते थे, फैक्ट है, याद रखेंगे। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गौसाल ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना है वो मखलीपुत्र गौसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार यानी बारीसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। एस्ट्रोबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि एस्ट्रेबो जो थे, उनके अनुसार एस्ट्रेबो कहता है कि सीरियन नरेश जो एंटियोकस था, उसने बिंदुसार जब राजा था, मौर्य शासक थे, तो उनके दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था और इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। यानी उससे पहले मेगास्थनीज ही राजदूत हुआ करते थे। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। याद रखेंगे, जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच, सिंधु और झेलम नदी के बीच तक्षशिला था। तो कह रहा है जब बिंदुसार शासन कर रहा था तो तक्षशिला में दो विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजता है। जब तक्षशिला में बिंदुसार के समय में विद्रोह हो जाता है, जो क्षेत्र झेलम नदी और सिंधु नदी के बीच में पड़ता था, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले तो सुसीम को भेजा और बाद में अशोक को भेज देता है। वही अशोक जो मौर्य साम्राज्य के सबसे योग्य शासक थे। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटिओकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईएएस के एग्जाम में ये पूछे गए हैं कि एथिनियस ने कहा के अनुसार, एथिनियस कहता है कि बिंदुसार ने सीरिया के जो शासक था एंटिओकस प्रथम, उससे मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की उससे मांग किया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बौद्ध विद्वान जो थे तारानाथ, उसने कहा है कि बिंदुसार जो थे वो 16 राज्य को जीत लिया था, इसलिए कहा वो 16 राज्य का विजेता था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटका था। कह रहा है बिंदुसार की जो सभा थी उसमें 500 सदस्य वाली एक मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, जिसमें सम्राट, विभिन्न विभाग के मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सभी शामिल होते थे। तो वो कह रहा 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी और उसका प्रधान जो होता था वो खल्लाटक कहलाता था। प्रधान खल्लाटक था और उनका प्रधान खल्लाटक था। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।